वेलकम टू नजरिया द इन विजन। सर्चिंग फॉर समथिंग ब्रिलियंट। बात। मेरा मुझे सिनेमैटिक लगा- मोमेंट तो अरे सर बहुत जब अरे कमाल का सिनेमैटिक मोमेंट था ये, जब इस मुंबई शहर में मैंने बना लिया। हाँ। जैसे अता रहमान जी को मैंने बना लिया, जी। हमने उसको एक आकार दे दिया, हमने उसको एक माइंड सेट दे दिया, हमने उसको चलना ढलना, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पूरा बात करता है, कैरेक्टराइजेशन कर दिया। पूरा कैरेक्टर हमने बना दिया उसका। हमने उसको सजीव मूरत बना दिया। अब वो सजीव मूरत बन गई। अब वो उसको फ्री विल दे दी, तो कैरेक्टर फिर अपने हिसाब से लिखवाने लगता है। तो बनाया मैंने, मेरा नाम जी। जोकर। एक फिल्म है वेस्ट की, बहुत सारी फिल्में हैं वेस्ट की जो आज एक कल्ट है। जब वो रिलीज हुई वो हिट नहीं हुई। शॉशैंक रिडेम्पशन उनमें से एक है। आज लोग देखते हैं कह रहे वाह यार कितनी बड़ी माँ, ये उस वक्त देखी नहीं थी। लोग होते हैं तो, और अपने खून से भी अपने जो होते हैं, अगर वो हमको तकलीफ दें तो क्या हो। यही एक विचार मन में था। अनिल जी के भी यही चल रहा था। और बाद में नाना सर आ गए, उनके मन में भी यही बात आई कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। पीली के नैना कटीले। अरे बहुत बहुत अच्छा शान भाई। और वो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानता हूँ, किस्मत वाला मानता हूँ, तकदीर वाला मानता हूँ कि मेरे उस गाने में जिन्होंने वॉइस दी अपनी, जिन्होंने अपनी आवाज़ दी, वो नाना पाटेकर हैं। और शान है झगड़ा हो जाए, क्योंकि भारत का जो फैब्रिक है वो तो इंटैक्ट रहना ही चाहिए। इंटैक्ट है। गुड बिगाड़ता है बॉलीवुड, इंटरटेन करता है बॉलीवुड, आपको सही मैसेज। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से ज़्यादा उसके लफ्ज़ मशहूर हुए, जिसने गीत भी लिखे, जज्बात भी लिखे, जिसने पर्दे पर कहानियाँ नहीं, इंसानी रिश्ते, तन्हाइयाँ और उम्मीदें उतारी। क्या एक राइटर के सपने भी उतने ही आसानी से पूरे होते हैं जितनी आसानी से एक हीरो पर्दे पर जीत जाता है? और कौन सी कीमत है जो एक कहानी लिखने वाला अपनी हर कहानी के साथ अदा करता है? आज नजर डिवीजन में हम मिल रहे हैं एक ऐसे ही फनकार से जिनकी कलम ने सफ़र भी देखा है और सफलता भी, तन्हाई भी सुनी है और इंतज़ार की खामोशी भी। प्लीज़ वेलकम राइटर, पोएट, स्टोरी टेलर सुनील सिरवैया। आप किसी फिल्म में या किसी स्टोरी में आप हीरो होते तो उसका टाइटल क्या होता, उसकी स्टोरी क्या होती? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपने सोचने पे मजबूर कर दिया। कितने अलग अलग किस्म के मतलब आप, मैं पॉडकास्ट सोच के आया था कि बहुत इस तरह से होगा, जो रेगुलर सवाल जो होते हैं उस तरह से आप कुछ पूछेंगे मुझसे। आपने तो पहली बॉल पे छक्का मार दिया, बेवकूफ़ सूर्यवंशी बन कल गए आपको आप। मानना है। बेवकूफ़ सूर्यवंशी बन गए कि अब मैं ही मेरी कहानी का हीरो, तो टाइटल क्या होगा। टाइटल के मामले में मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं अपनी ही कहानी का टाइटल नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर बोलूँगा तो मुझे लगता है कि इन सर्च ऑफ ब्रिलियंस, मतलब कुछ ख़ास, कुछ ऐसा की तलाश में। एक होता ना, मैं तलाश में हूँ ब्रिलियंस की, कुछ खास। खुद की तलाश में नहीं, खुद की तलाश में नहीं, मैं, एक होता ना, आई एम सर्चिंग फॉर द ब्रिलियंस। मैं एक ऐसे सफ़र में हूँ, एक ऐसे सफ़र का मुसाफिर हूँ जिसको डिवाइन से कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे भी नहीं पता मुझे क्या। सो इन सर्चिंग फॉर समथिंग ब्रिलियंट। वाह, वैसा वाला। तो अभी आप हैं सुनील सिरवैया, जी। लोग जानते हैं। बचपन के एक सुनील सिरवैया वो सामने आ गए आपके, क्या फ़र्क महसूस करेंगे आप उनमें, इनमें? या सबसे पहले सवाल क्या पूछेंगे आप? देखो, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे होंगे पूछने के लिए सुनील सिरवैया से, बचपन वाला, क्योंकि वो एक बहुत ही अल्हड़, बहुत ही नटखट, बहुत ही खेलने कूदने वाला एक बच्चा, जो कि आज भी तालाब के किनारे एक पटरा का अंडरवियर पहने दौड़े चला जा रहा है, एक बनियान पहनी हुई है, एक साइकिल जो होती है ना, साइकिल का पट्टा है
जो हाँ, हाँ, ट्यूब हाँ, single टायर side, जी, टायर जी। जो होता है, और हाथ में एक डंडी है और उसको लिए जा रहा है। मुझे लगता है मैं कोई सवाल पूछूं, वो मुझसे पूछेगा कि कौन हो तुम, कौन हो, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रहे हो आजकल। मैं बहुत मज़े में हूँ कहेगा वो आपसे। तो मजे में मैं है, तो बहुत मज़े वो में हूँ। मजे में, तुम मज़े उसको में हो कि नहीं? उसको कोई दीन दुनिया की, वो जी। ही वॉज नॉट, वो किसी ब्रिलियंस की तलाश में नहीं था, वो तो बस जी रहा था। मैं तलाश में हूँ। तो आप राइटर बने, या बहुत सारी कहानियाँ जो आप लोगों ने देखी, तो कहानियों ने आपको राइटर बनाया? मुझे लगता है जिंदगी कि की कहानी। देखिए, कहानियों ने लिखा है मुझे। जी। जो आप मुझे देख रहे हैं, जितना लिखा हुआ देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि कहानियों ने लिखा है मुझे। मैं कहानी मुझे लिख रही है। जी। मुझे, मेरे ख्याल से और मेरे मुताबिक, अब कहानी के मन में क्या लिखा है, वो किस तरह से, किस किरदार में मुझे कहाँ कहाँ, किस किस मोड़ से लेके जाएगी, किन संघर्षों के रास्ते पे हमें लेके जाएगी, किस किस मंजिल के दर्शन मुझे कराएगी, मुझे नहीं पता। मगर हाँ, कहानियाँ मुझे लिख रही हैं, कहानियों ने लिखा है मुझे। अच्छा, कभी आपने ज़िंदगी में जो अब तक की आपकी ज़िंदगी हुई है, तो कब आपको ये लगा कि इस कलम से मैं अपनी मंजिल को पा सकता हूँ? देखिए, कुछ पल ऐसे होते हैं दोस्तों के बीच में, हम लोग रहते हैं, हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कुछ लम्हे ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जहाँ आपकी कलम का टेस्ट लिया जाता है या कहा जाता है। तो ऐसा कुछ किस्सा हमारी ज़िंदगी में हुआ था। तो मुझे तो नहीं हुआ, दूसरों ने कहना शुरू किया कि यार ये करते क्यों नहीं हो। क्या हुआ था कि लोग, जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो लोगों को ना आशिकी का बहुत था। जब यंग हाँ, उम्र एक होती है उम्र तो होती है, आशिकी जी। भी होती है, परवान चढ़ती हैं कहानियाँ। तो उस वक्त फ़ोन नहीं था, टेलीफोन हुआ करता था। हाँ, हाँ। बहुत कम लोग पीसीओ अफोर्ड हुआ कर पाते करता थे, था, फिर पीसीओ बाद में बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे, और जो अफोर्ड कर पाते थे उनकी पिटाई भी हो अच्छा, जाती पहले थी। पीपी नंबर होता था। हाँ, पीपी। तो उधर हुआ ये कि उस वक्त पत्र और ख़त, जिसे हम खत लोग बोलते लिखते हैं, थे, ख़त जी। लिखा करते थे। अब हर कोई ख़त लिखने में इतना माहिर होता नहीं है, तो उसको ख़त लिखने वाले चाहिए होते थे। जी। कि यार, मेरा एक दोस्त है, तो उसने कहा कि यार वो खत बहुत अच्छा लिखता कुछ, यार कुछ लिख दो यार मेरे लिए, कुछ कह दो यार, तुम तो कुछ तो लिख दो यार मेरे को, तो वो भी, तुम जो भी लिखोगे ठीक ही लिखोगे। जी। और मुझे शौक था कविताओं का, शेरो शायरी का, नगमों का, गज़लों का। बचपन से ही सब सुनते आ रहे थे, क्योंकि परिवार ही ऐसा थोड़ा म्यूज़िकल है। तो मैंने किसी का ख़त लिखा, और वो उसकी पहली ही दूसरी मुलाकात थी उससे, लड़की से, कामयाबी मिल गई है, उसको। और उससे कामयाबी मिल गई, उसकी इश्क की कामयाबी हो गई। उस लड़की ने मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। पहले दोस्त बनना ही बड़ा हाँ, हाँ, बहुत बड़ा काम था। हाँ, जी। तो वो जो दोस्त बनने के पीछे जो चीज़ें थीं, तो फिर ये बात और लोगों को पता चली कि यार सुनील ने बहुत अच्छा लेटर लिखा था, बात बन गई। उसके बाद में और आ गए, और आ गए, और आ गए, और ये बात एकदम फैल सी गई। और लोगों ने कहा यार तुम तो इतना अच्छा लगते हो, कितनी अच्छी लाइनें लिखते हो, शेर लिख देते हो, चीज़ें लिख देते हो। लड़की पागल हो जाती है, वो हाँ बोल देती है। मैंने कहा अब पता नहीं, अभी वो सारी लड़कियों को पता चलेगा कि एक्चुअली लेटर तुम्हारे नहीं थे। सब आप ही के पीछे बनाए। मुझे पिटवाना मत। हाँ, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, और मुझे लगा कि हाँ, ये एक है चीज़ जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ शायद। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, क्योंकि हमारा एरिया जो है उसमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। जैसे आप खेल रहे हो तो कहा जाता है कि आप खेलो पढ़ो। लेकिन पढ़ाई करो। अगर आप चेस खेल रहे हो तो पढ़ाई करो। अगर आप किसी दूसरी चीज़ में माहिर हैं तो वो करके आप पढ़ाई करो। आप लिखने का काम कर रहे हो तो लिख लो थोड़ा बहुत गाना, राष्ट्रीय गीत, कविताएं, हवा के ऊपर, पवन के ऊपर, गगन के ऊपर, जो लिखना है लिख लो। उसके बाद में अपनी पढ़ाई करो। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, म्यूज़िक
गाना, सितार, गिटार, तो भी कुछ भी पढ़ाई सीख रहे तो वो आप कर लो, क्योंकि वो आपका साइड शौक हो सकता है, वो आपका मेन कोर्स ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। ऐसा हमारे उस समझा तरफ जाता उस एरिया में ये अभी भी सोच- समझा जाता है आम तौर से। अगला सवाल जो था मेरा वो आपने हालांकि शायद उसमें शामिल कर दिया कि आपकी ज़िंदगी में सिनेमेटिक कोई मोमेंट कौन सा था? मेरा मुझे लग सिनेमेटिक रहा- मोमेंट तो अरे सर बहुत जब वाले कमाल का सिनेमेटिक मोमेंट था ये, जब इस मुंबई शहर में मैं आया जी और मैंने इस चमकते हुए शहर में देखा, इस शहर को देखा, क्योंकि इस शहर में आने से पहले मैं इस शहर में नहीं आया था। अच्छा, सीधे आप आए काम हाँ, करने के लिए? काम करने के लिए आया। तो ये शहर देखा, मैं उतरा जब दादर में, तो वो मेरे लिए सिनेमेटिक मोमेंट था। अच्छा, यहाँ ट्रेन खड़ी थी, वहाँ लोग जा रहे थे, और ये सभी तो देखा था मैंने सिनेमा में जी या न्यूज़ चैनल्स में। और मैं देख रहा था कि ये सचमुच वही मुंबई है, ये वही समुंदर वाली मुंबई है यहीं, क्योंकि उसके पहले कभी समुंदर भी नहीं देखा था। तो ये समुंदर वाली मुंबई है, ये मुंबई है जहाँ लोकल ट्रेन चलती है, और ये वही मुंबई है जहाँ पे कभी दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब हैं, तब थे नहीं थे वो उस वक्त मतलब हाँ, मतलब सुपरस्टार थे उस सुपरस्टार। वक्त। हाँ, देव साहब, जी देव साहब, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर, के आसिफ, या अब महबूब ये खान वही साहब, शहर है। ये वही शहर है। इतने बड़े बड़े राइटर्स, इतने बड़े बड़े पोएट के शायर साहब, मजरू साहब, बख्शी साहब, अनजान साहब, जावेद साहब, गुलजार साहब, मतलब मैंने कहा ये वही शहर है। अब मैं इनकी रूह का, इनकी, ये उसी शहर में रहते हैं जिस शहर में मैं हूँ। इस बात का एहसास कि तुम जिस शहर में रहते हो उस शहर में गुलजार भी तो रहता है, वो वाली बात, तो वो वाला फील मेरे अंदर आया कि अरे यार देखो, अब मैं शायद धीरे 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 इन लोगों का हिस्सा बना हूँ आज। ये वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। मुझे डर नहीं लग रहा था, मेरा कोई हौसला था, मेरे अंदर कोई बात थी जो मुझसे कह रही थी कि अब मैं इन लोगों के बीच में हूँ। ये आपने यही मोहल्ले मेरी वाला- जिंदगी है। ये नहीं, ये भी नहीं था। एहसास सिर्फ ये था कि मैं इनके लोगों के बीच में हूँ। यहीं पे अमिताभ बच्चन रहते हैं, यहीं पे शाहरुख खान रहते हैं, यहीं पे साहिर साहब रहे थे, यहीं पे गुलजार साहब रहते हैं, यहीं पे इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स रहते हैं। ये मुंबई, यहीं पे फिल्में बनती हैं, यहीं पे समुंदर है, यहीं पे लोकल ट्रेन चलती है, यहीं पे मैं हूँ। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा पहले हम लोग चले जी, कि अभी बात करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो ये प्रोनाउंसिएशन है माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। तलफ़ुज़ ये कहाँ से है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, पहले आप देखिए सिंगर या एक्टर्स जितने भी दिखाई पड़ते हैं, न्यूज़ रीडर्स, सबका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट हुआ करता था। अब नहीं है, अब सिंगर्स का नहीं है। जी, तो ये आपका कैसे, आप भी आज के दौर के हैं राइटर, तो आपका गज़ल भी बोल लेते हैं आप, नगमा भी बोल लेते हैं आप, खैरियत भी बोल लेते हैं आप, खे भी बोल ले रहे हैं, तो ये कैसे? देखिए शुरुआत तो मेरी वहीं से हुई थी। आप जानते हैं मैं बुंदेलखंड से हूँ। जी बुंदेलखंड में सा, शा, खा, खा, जा, जा, जी ये वहाँ की लैंग्वेज का हिस्सा ही नहीं है। काय भैया कहाँ जा रहे हैं, ये लैंग्वेज है, वो टोन है। हाँ, वो टोन है, वो उसी में बात करते हैं। वो बड़ी प्यारी सी टोन है बुंदेलखंडी। मगर मेरे पिताजी संगीत के बहुत बड़े कलाकार हैं। पखावज बजाते हैं, मृदंग आप जानते होंगे। और उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए, देश में भी और विदेशों में भी। तो हमारे परिवार में एक कल्चर था कि जो अवधी बोलनी है, अवधी को अच्छी तरह से बोलें, और लफ्ज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता था मेरे घर में कि आप जो बोल रहे हो, जो बोले वो हाँ, सही वो सही बोलें, जिसका जो चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, हाँ, जो भी बोले कोई सही बोले, इसका था। लेकिन उसके बावजूद भी बुंदेलखंडी होने के मैं फिर भी नहीं इतना कर पाता था, क्योंकि मुझे मज़ा बुंदेलखंडी बोलने में आता था, तो मैं वैसे ही बोलता नहीं, था। वो अलग है। हाँ, अब मैं आया ग्वालियर, मेरी पढ़ाई ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में आया तो वहाँ पे मेरे भैया और सारे लोग
तो वो मजाक उड़ाते थे कि ये शाह को शाही बोल रहा है, दूसरे शाह को शाही बोल रहा है, ये क्या है। तो फिर वहाँ पे ये मेरे अपने पिताजी की बात मुझे याद आई कि नहीं यार, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्कूल में सब कॉलेज में सब हंसेंगे। तब मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया और वो लैंग्वेज में आ गया, क्योंकि सारे लोग हमारे आसपास के जितने भी थे सब गुणी थे, दानिशमंद थे और सब बाइज थे। तो आप समझ लो, आप माहौल थोड़ा सा अलग था। बॉम्बे एक सपनों का शहर है, जी। तो ये मेहरबानियाँ ज़्यादा करता है या इम्तिहान ज़्यादा लेता है? ये दोनों ही हैं। इम्तिहान लेके मेहरबानी करता है और मेहरबानी भी करता है, इम्तिहान भी लेता है और आपको हौसला देता है। आपको हौसला कमाल का देता है मुंबई शहर। आपको टूटने नहीं देता, हार नहीं मानने देता। वो आपको कहता है कि इम्तिहान है, चुनौती है, लेकिन स्वीकार करो। खुद को इतना मजबूत बना देता है वो अपने आप को। तो मेरे मुताबिक कि मेरे सामने अगर कोई चुनौती आई है, मेरे सामने कोई इम्तिहान अगर आया, तो उसके जवाब में उसने मुझे हौसला दिया, मुझे जुनून दिया, जिसका मैं जवाब ठीक से लिख सकूं। ये मुंबई नहीं दिया। अगर इम्तिहान भी दिया तो मेहरबानियाँ भी थी, अगर सवाल भी थे तो जवाब भी उसी ने दिए। तो आपके हिसाब से बॉलीवुड में टैलेंट ज़्यादा चलता है या नेटवर्किंग? ऑफ कोर्स, इसमें तो या वाली बात ही नहीं है। टैलेंट नेटवर्क से कुछ नहीं होता। हम लोग आए थे अभी पॉडकास्ट से पहले, आपके आसिफ की बात कर रहे थे। टैलेंट, नेटवर्क, दुनिया का हर आदमी नेटवर्क बना रहा है, लेकिन क्या वो कलाकार है? क्या वो एक अच्छा अगर आप, हमारे पिताजी कहते हैं कि आप रियाज करो, आप रोज रियाज करो। ये कायनात जो है ना, वो आपके रियाज को उन सुनने वाले लोगों तक पहुंचा ही देगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रियाज करना है, अपनी कला में पारंगत होना है। दुनिया अपने आप आपके पास आएगी। यही कलाकारियत की और कलाकारों का मानना है कि हम लोग अपनी कला में पारंगत होते रहते हैं, अपनी कला में लिखते रहते हैं, रियाज करते रहते हैं, रोज़ लिखते हैं, रोज़ कहानी सोचते हैं, रोज़ कुछ करते हैं, फिर तो हमें दुनिया मिलती चली जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में प्रतिभा बहुत काम करती है, और फिर उसके बाद में जब आपके पास प्रतिभा होती है तो नेटवर्क भी बनता है, सोशल सर्कल भी बनता है, एलीट सर्कल, वो सब हो जाता है। लेकिन आपका जो है ना, बेसिक्स क्लियर होना। हाँ, बेसिक शुड बी टैलेंट। इसके बाद फिर नेटवर्किंग वगैरह से आगे बढ़ेंगे। यस। तो आज भी आउटसाइडर्स के लिए बॉम्बे में बॉलीवुड के दरवाजे खुले हैं या सिर्फ खिड़कियां खुली हैं? नहीं, पूरे दरवाजे क्या है, मतलब दरवाज़ा ही नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। आओ। अगर वरना एक आउटसाइडर थी तो बैठा हुआ है, कोई दरवाज़ा नहीं है यहाँ। बहुत अच्छा है ये शहर, बहुत अपनाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोगों को ना बहाने बड़े काम आते हैं। हाँ, ज़िंदगी में बड़े बहाने काम आते हैं। अगर मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने एक बहाना दे दिया। बहानों से काम नहीं चलता है भाई, आपको काम करना पड़ता है, आपको आलस से त्यागना पड़ता है और काम करना पड़ता है। टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग है तो आपको फिर सब दरवाजे और बाहें सब खुली हैं। अगर नहीं है और सिर्फ बहानेबाज हो जी, तो भाई आप ही का तो आप एक्सक्यूज़ तो मिल ही जाएगा। एक्सक्यूज़ तो कोई मिल जाएगा कि भैया ये है, ये लोग, जितने भी लोग आए हैं सब बाहर से आए हैं, सब ने अच्छा किया है, चाहे बच्चन साहब हों, चाहे वो शाहरुख जी हों, चाहे सलमान खान साहब के पिताजी हों, एवरीवन सभी बाहर से आए हैं। तो एक राइटर के लिए इंडस्ट्री में जी, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ के लिए करना पड़ता है? पहचान के लिए, पैसे के लिए, या रिस्पेक्ट के लिए? इंडस्ट्री में देखिए, एक राइटर को एक्चुअली संघर्ष अगर करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों चीज़ें ही हैं। पहचान भी है, पैसा भी है। ये बहुत रैशनल सवाल है, ये किसी ख्याली
या फिर Writer राइटर type का की लफाजी वाला सवाल नहीं है, बहुत रैशनल है। रैशनल उसी तरह से माना जाता है जैसे कि आपको भूख लगती है तो आपको 2 रोटी या चावल चाहिए या होता है। चाहिए होता है, उतना रैशनल। अगर आपको प्यास लगती है, गला सूख रहा है, तो पानी ही काम आएगा, ना कि किसी शायर के अल्फाज। तो वैसा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राइटर को अगर वो सही मायनों में अच्छा राइटर है तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पहचान भी, पैसा भी, रिस्पेक्ट भी, हाँ, ये तीनों साथ अगर साथ आप मिलेगा बहुत उसको। अच्छे हैं, आप साहिर साहब के लेवल के हैं, तो आपको सब मिलेगा, पहचान भी मिलेगी, क्रेडिट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। लेकिन अगर आप, हर आदमी तो उतना ब्रिलियंट नहीं हो सकता ना, तो भी आप कर रहे हो शुरुआती लेवल पे, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है, आपको रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, और रिस्पेक्ट अगर आपके पास आ ही गई तो पैसा भी आपके पास आ ही जाएगा। तो आपको पहचान बनानी पड़ेगी। बॉलीवुड आपके में, काम से बॉलीवुड बनेगी। आते ही आपकी पहचान नहीं बन जाएगी, आपको आते ही आपको अपनी पहचान, यू हैव टू अर्न योर प्लेस हियर, यू हैव टू अर्न इट। तो पहचान बनानी पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे, और रिस्पेक्ट भी कमानी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी, एटीट्यूड से आएगी, अपने एटीट्यूड से आपके। और आप कितना रिस्पेक्ट करते हो अपने काम को, जितने काम को आप रिस्पेक्ट करोगे उतना रिस्पेक्ट आपको दूसरे लोग दे देंगे। अच्छा, तो बॉलीवुड में आपके हिसाब से मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा कौन सा है? मुझे तो जो लगता है, मेरी दादी कहा करती थी, अरे ये गाने वाने मत देखो बिगड़ जाओगे, पिक्चरें मत देखो बिगड़ जाओगे। मतलब ऐसा सुनने में लगता था जब हम कभी झांसी जाते थे और फिल्म देखने के लिए, तो किसी ने, हाँ, किसी ने देखा, अरे वो फिल्म देखने गए थे, अरे वो फिल्म देखने गए थे, वो तो अब फिल्म देखने लगे हैं। हाँ। तो ये गलत फहमी है, ये मिसकंसेप्शन है बॉलीवुड के बारे में। फिल्में बिगाड़ती नहीं है, मुझे नहीं लगता। अच्छी फिल्में जो होती हैं वो आपको एक बहुत हौसला देती हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग अच्छी फिल्में देखो। आप हाँ, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, लेकिन फिल्में बिगाड़ती तो नहीं है। हर तरह की फिल्में बनती हैं। मैंने तो यहाँ पे देख लिया कि क्या मैं बिगाड़ने के लिए काम कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। नहीं, मैंने जो भी फिल्में लिखी हैं आप देख लीजिए, जो भी मैंने गाने लिखे हैं आप सुन लीजिए, जो भी मैंने काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में अब तक, जो मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, उसमें आप देख लीजिए, कोई भी बिगाड़ने वाली बात तो नहीं है। हाँ, आपको हौसला ज़रूर देगी, सुकून देगी, जुनून देगी, आपको कुछ करने का मादा आपके अंदर वो आग लगाएगी, वो तो है, वो है। एक पावरफुल डायलॉग लिखना ज़्यादा मुश्किल आपके लिए होता है, या एक इंटेंस पावरफुल कैरेक्टर लिखना, क्रिएट करना? ऑब्वियसली एक कैरेक्टर अगर मजबूत लिख दिया जाए, पावरफुल डायलॉग से भी हिट हो जाता है आदमी। देखिए, पावरफुल डायलॉग तो कैरेक्टर बोलता है ना। जैसे कितने आदमी थे जी, वो डायलॉग आया, लेकिन बोला किसने? गब्बर सिंह ने। तो गब्बर सिंह कौन था? वो एक मजबूत कैरेक्टर था। अगर आप एक बहुत अच्छा कैरेक्टर क्रिएट कर देते हो तो उसका हर डायलॉग बहुत फेमस और पॉपुलर हो सकता है। तो हमने जो सीखा है अब तक कहानीकार की राइटिंग में, पॉपुलर डायलॉग की बजाय एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्रिएट करो, और वो कैरेक्टर आपके हर डायलॉग को पॉपुलर कर देगा। तो कैरेक्टर आप लिखते हैं या कैरेक्टर आपको लिखवा देता है? ये दोनों ही बातें हैं, इस सवाल में दोनों बातें हैं। जी, देखिए, अगर आप राइटिंग के नज़रिए से बात करते हैं तो हम सबसे पहले कैरेक्टर सोचते हैं, ठीक है जी, एक कैरेक्टर बना लेते हैं। अब हमने बना लिया, हाँ। जैसे अता रहमान जी को मैंने बना लिया जी, हमने उसको एक आकार दे दिया, हमने उसको एक माइंडसेट दे दिया, हमने उसको चलना ढलना, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पूरा बात करता है, कैरेक्टराइजेशन कर दिया। पूरा कैरेक्टर हमने बना दिया उसका। हमने उसको सजीव मूर्त बना दिया। अब वो सजीव मूर्त बन गई, अब वो उसको फ्री विल दे दी, तो कैरेक्टर फिर अपने हिसाब से लिखवाने लगता है। तो बनाया मैंने, जी जी, फिर वो कैरेक्टर अपने हिसाब से चलता है, फिर वो अपने हिसाब से रिएक्ट करता है उस सिचुएशन पे। एक फ्रेमवर्क आपने बना दिया, मैंने बना दिया पूरा।
जैसे मैंने एक बच्चा पैदा कर दिया, जी। बच्चे को पाला पोसा संवारा, ये कैरेक्टर है संवारा। जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, उसका दिमाग चलने लगता है, तो वो फिर अपने हिसाब से चलता है। तो अपने कैरेक्टर को आप फ्री विल भी दे देते हैं? नहीं, कैरेक्टर लिखवा देता है अपनी बात। जी। कैरेक्टर कहने लगता है कि मैं गब्बर हूँ। वो एक राइटर के हाथ में ना सारे कैरेक्टर होते हैं। हीरो का कैरेक्टर होता है, विलेन का कैरेक्टर होता है, हीरोइन का कैरेक्टर होता है, मैन फ्राइडे का कैरेक्टर होता है, कॉमेडियन का कैरेक्टर होता है। हमने सबको दे दी। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, यहाँ पे मैं, तो मैं बस उन कैरेक्टर्स की कही हुई बातें ही लिखते रहता हूँ, क्योंकि मैंने बनाया उनको इस तरह से। तो आज के दौर के हिसाब से बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एआई बहुत राइटिंग कर रहा है, तो एआई क्या इंसानी जज्बात को क्रिएट करके लिख सकता है? नहीं। एआई आपका एक बहुत खूबसूरत सा असिस्टेंट बन सकता है। आप उससे काम करवा लो, उसको कोई चीज़ भूलेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, वो सब याद रख लेगा आपकी बातों को। आपने जैसे अभी कैरेक्टराइजेशन के बारे में बोला ना कि एक कैरेक्टर आपने क्रिएट किया, सारे उसके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी आपने एआई को बता दी। अब बोला आपने कि पूरा ये डायलॉग इस सीन का ये सीन है, लिख डालो, लिखो, तो ये वो लिख देगा। फिर आपको उसको देखना होगा और अपने हिसाब से उसको फिर रिक्रिएट करना होगा। रिक्रिएट करना होगा नहीं, वो इंसानी जज्बात नहीं लिख पाता। दिक्कत ये है, वो सिर्फ जो भी होगा ना वो मशीनी होगा। देखिए, मुझ में और एआई में फ़र्क इतना है कि मैं इंसान हूँ जी, मेरा दर्द, जज्बात है, मेरे जज्बात, मेरा सोचने का नज़रिया, हालांकि वो कैरेक्टर ही है, मगर वो इंसानी तरीका नहीं सोच पाता। एआई का प्रॉब्लम ये है, हम लोग एक बात को 25 बार रिपीट कर सकते हैं, वही ला सकते हैं, एआई नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो इमोशन नहीं है, वो आंसू नहीं है, वो खुशियाँ नहीं हैं। और वो उसका एक लेवल होता है, हर खुशी का एक लेवल होता है, हर दर्द का एक लेवल होता है। एक होता है एक्सट्रीम दर्द, एक होता है उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा कम। ये एआई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ घट नहीं रहा है, वो कुछ जी नहीं रहा है। हम जो लिखते हैं वो जी के लिखते हैं जी, वो सिर्फ कमांड पाके लिखता है, कमांड में इमोशन नहीं हो सकता। नहीं, अच्छी बात आपने की कि इट कैन बी असिस्टेंट, या गुड असिस्टेंट फॉर, जैसे आप हैं, आपके लिए बहुत अच्छा असिस्टेंट हो सकता है। सारी कानून की धाराएं याद रख सकता है, आपकी बैंकिंग का सब कुछ याद रख सकता है, आपके लॉ वाले यूज कर सकते हैं, सब बढ़िया कर सकता है, क्योंकि उसको याद बहुत अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल, कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे सकता है वो Yes. चीज़ों को लेके। हाँ, लेकिन थॉट नहीं आ पा। आपको भी कोई हिस्टोरिकल फिल्म लिख रहे हैं आप, तो कुछ डेटा भी दे सकता है वो, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको, और लिखेंगे आप, हो सकता है उससे कुछ आइडियाज़ आपको और अच्छे आ जाएं। हाँ, कोई उस जैसे कि हम किताबों में करते थे जी। हमें किताबें क्या करती हैं हमारे जीवन में? मैंने तो पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की है। किताबें करती क्या है? इंसान को एक नज़रिया देती हैं कि भाई एक सिकंदर महान था जी, एक अकबर महान था, एक सम्राट इन्फॉर्मेशन दे देती है। सम्राट अशोक थे, ये था। आइडिया तो हमको ही सोचना पड़ता है ना कि सम्राट अशोक के ऊपर हमको फिल्म बनानी है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे? इतिहास में तो ये इतिहास तो सब ने पढ़ा हुआ है, इतिहास में तो इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है। जिसके पास एआई है उसके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन में अवेलेबल है, लैपटॉप में अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल। तो अलग कहाँ हुए, सब एक जैसे हो जाएंगे ना। जी जी, कुदरत ने तो आपको दिया है ना वो वरदान। बिल्कुल। चलिए, ये कम से कम लोग सुनेंगे तो जो बहुत डर बना हुआ है एआई का, वो थोड़ा कम होगा। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका ही आदमी, आपके लिए पैदा हुआ है। तो जैसे बिजली आपके लिए पैदा हुई है कि आप देख सको रात में भी, बिल्कुल वही बात है। उससे बिजली से डरना क्या? लेजर बढ़ रहा है, हाँ। मतलब इससे वर्किंग आवर इंसान का कम हो रहा है, उससे लेजर और अपनी फैमिली को ज़्यादा समय दे सकते हाँ, हो यार। लेजर बढ़ना चाहिए। अभी जो आप 3 घंटे में करते थे वो आप आधे घंटे में करके निपट लेते हैं। आपने बोल दिया, बोल के आपने पूरे डायलॉग्स और स्क्रीन पे लिख दिया, बहुत अच्छा बोल के। पहले अच्छा है ना? जब मैं यहाँ मुंबई में आया था, मैं आपको बताऊं यार, मैं डिक्टाफोन लिए घूमते रहता था कि पता नहीं वो डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, वो मिस ना हो जाए, तो वो भर जाता था, वो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर घर पे जाके ट्रांसक्रिप्शन करना है। अरे भाई, फिर उसके बाद आसान हो गया। अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब लिखता जा रहा है, वो तो बोलते जाते हैं, लिखता जाता है, आता जाता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है।
तो एक अच्छी कहानी और एक हिट कहानी, दोनों में आपके हिसाब से क्या फ़र्क है? एक अच्छी कहानी, एक हिट कहानी, सवाल बहुत पेचीदा है। कई बार मैंने ये देखा है कि अच्छी कहानी, कभी फिल्म के नज़रिए से पूछ रहे हैं ना, जी जी जी। कभी कभी एक अच्छी कहानी, एक अच्छी फिल्म, जो फिल्म वाकई अच्छी होती है, वो कमर्शियली हिट, मतलब कमर्शियल, मेरा नाम जोकर। हाँ, कमर्शियल सक्सेस की बात कर रहे हैं ना। तो कमर्शियल सक्सेस में कभी कभी एक अच्छी कहानी, कमाल की कहानी, उस वक्त वो हिट नहीं होती, क्लिक नहीं होती, लेकिन वक्त जो है, जो अच्छा होता है, वक्त तो हमेशा सामने लेके आता है उसको। आपने बहुत अच्छा नाम दिया, मेरा नाम जोकर। एक फिल्म है वेस्ट की, बहुत सारी फिल्में हैं वेस्ट की जो आज एक कल्ट है, जब वो रिलीज हुई वो हिट नहीं हुई। शॉशैंक रिडेम्पशन उनमें से एक है। आज लोग देखते हैं, कह रहे वाह यार कितनी बड़ी माँ, ये उस वक्त देखी नहीं थी लोगों ने। तो अच्छी कहानी हमेशा वक्त ले आता है, उसकी गरिमा कभी नहीं जाती। लेकिन हिट के भी अपने मायने हैं, हिट के भी अपने पर्क्स कामयाबी हैं। है, हिट का मतलब कामयाबी। कामयाबी की भी अपनी एक वैल्यू है। हालांकि अच्छी कहानी आपको कभी ना कभी कामयाब कर ही देती है, मगर इंस्टेंट सक्सेस मिले, मतलब अभी मुझे भूख लगी, अभी खाना खा लिया तो मज़ा है, तो अल्टीमेटली शाम को पेट भर गया, वो भी एक बात है। मगर हाँ हाँ बिल्कुल, जब भूख लगी थी उसी वक्त पेट भर गया तो क्या मज़ा है। हाँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार के बाद हुआ और अच्छा है, कभी कभी और अच्छा है। गदर 2 के बाद हाँ, फिल्म इंडस्ट्री को क्या मिला, या आपने फिल्म इंडस्ट्री को क्या मैसेज दिया? हाँ, मैंने तो क्या, अनिल शर्मा जी ने क्या मैसेज दिया गदर 2 बना के, वही गदर 2 तो उनकी है, सनी देओल की है, और क्या बोलते हैं अपना मैसेज। नहीं, हम, मुझे तो आप सामने हैं, मुझे तो लगता है कि गदर 2 आपकी है, क्योंकि इतने दिनों के बाद कोई 2 बनना और हिट होना, ये बहुत अलबेली बात है। हाँ, मतलब मेरी भी है, शक्तिमान जी की भी है, सबकी है, जो भी उस टीम का हिस्सा है, एक छोटा सा स्पॉट बॉय उसकी भी है, वो तो सबकी है वो फिल्म। और वो फिल्म एक्चुअली हमारे अनिल जी तो बोलते हैं कि ये फिल्म भारत देश की है, मतलब आपकी फिल्म है। सो गदर 2 ने बताया, जो मैसेज दिया फिल्म इंडस्ट्री को भी और सबको भी, कि भारत में भारत की कहानियाँ, जो जनता से जुड़ी हुई होती हैं, और वो इमोशन जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, बाप बेटे के इमोशन, माँ बेटे के इमोशन, पति पत्नी के इमोशन, देशभक्ति का इमोशन, वो चलता है। तो चाहे वो कितने ही अर्दी ढंग से कहा जाए, कितने भी ज़मीनी कहानियाँ चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं, वो इमोशन चलता है। ये गदर ने मैसेज दिया कि आप इनको इग्नोर करोगे, इमोशन को इग्नोर करोगे, तो भारत की जनता जो है आपको बिल्कुल भाव नहीं देगी। लेकिन इसमें सवाल इम्पोर्टेंट ये है ना कि इट इज़ गदर 2 आफ्टर मेरे ख्याल से 20 साल, 25, हाँ 20 साल है, 20-22 साल के बाद बनी है। अभी 15 तारीख, मतलब कल गदर 2 का वो है जी, 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। अच्छा, तो अब 25 साल पूरे हो गए, कल 25वें सालाना। हाँ, तो 23 साल एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी हुई है। हाँ, तो 22-23 साल के बाद फिल्म आई है गदर 2, और वो हिट हुई है ना। एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, वो हिट हुई है, बिल्कुल हिट हुई है, और वो छोटी मोटी हिट नहीं हुई है, वहाँ बहुत बड़ी हिट हुई, वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप वही तो इंडस्ट्री को मैसेज दिया, सारे इंडस्ट्री वाले लोगों ने ये कबूल भी किया कि हाँ यार, ये इमोशन, मतलब लगता नहीं होगा कि ये गदर नहीं, पहले तो किसी को नहीं लगता था। जब हम लोग काम कर रहे थे उस पर, तो लोग कहते थे अरे यार कहाँ, मतलब लोग भूल गए। हाँ। लोग भूल गए होंगे क्यों? अरे कितने लोग पैदा नहीं हुए होंगे जिन्होंने फिल्में देखी है ना। लेकिन उसके बाद जब वो चली, तो उन्हीं लोगों ने कहा था कि यार हम गलत थे जी। तो रियलिटी कभी कभी आपकी सोच से भी स्ट्रेंज हो सकती है। रियलिटी इज मोर स्ट्रेंजर देन योर थिंकिंग, व्हाट यू हैव इमेजिन्ड। अनिल शर्मा साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और लर्निंग क्या रही है आपकी? अनिल जी मेरे को देखो बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने सबसे पहली बार मैं घूम रहा था
मुंबई की गलियों में कि चलो अब मुझे फ़िल्म का भी मौका मिले लिखने का, क्योंकि उसके पहले मैं टीवी शोज़, मतलब टीवी के रियलिटी शोज़, सिंगिंग रियलिटी शोज़, इस तरह का कुछ लिख चुके थे, जिंगल्स लिख चुका था, एडवर्टाइजमेंट्स लिख चुका था, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ मुझे मिलता ही रहता था। शादियाँ भी लिख देता था। बिजी थे आप? शादियाँ भी लिख देता था। हाँ, शादी, मतलब कि आपके यहाँ कोई, आप बड़े आदमी हैं, आपके यहाँ शादी है, तो आपको पूरा थीम, पूरे गाने, पूरी सारी चीज़ें स्क्रिप्ट एकदम करके, तो वो सब लिखता था। तो फिर धीरे धीरे हुआ, फिर फिल्में आई, फिल्मों में गाने मिले, गाना लिखना शुरू किया, मतलब गाने लिखते ही था, शेर व शायरी में था दखल, तो गाने लिखे, एल्बम्स आए, फिल्मों में गाने आए, उसके बाद अनिल शर्मा साहब आए, अनिल शर्मा जी आए, और मैं लिखता ही था, तो अनिल जी ने कहा कि आप ये कुछ लिख सकते हैं क्या, मेरे लिए बताएं। हमारी मुलाकात बड़ी अजीब व गरीब वाक़ये के साथ हुई कि मैं उनके घर गया था उन्हें कहानी सुनाने के लिए। किसी ने मुझसे कहा था कि वो कहानी बनाएंगे, तो मैं गया था उनको कहानी सुनाने। तो उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा तेरे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लिखे हैं तूने कैरेक्टर, बहुत डायलॉग्स भी बहुत अच्छे, लेकिन ये कहानी मैं बनाऊंगा नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं अभी कोई दूसरी कहानी बना रहा हूँ, अगर तुम उसमें जुड़ सकते हो तो अच्छी बात है। तो उन्होंने एक लाइन सुनाई, उन्होंने जो सोची हुई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोले इसके कुछ सीन मुझे लिख के आप बताएं, तो फिर मैं आपको हायर करूं। क्योंकि आप अपनी कहानी तो अच्छी तरीके से कह लेते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे की कहानी कैसे डेवलप करते हैं, दूसरे का ख्याल, दूसरे का कॉन्सेप्ट, स्क्रीन प्ले लिखने को कहा, और उसको कैसे डेवलप करते हो, दैट्स ऑल्सो द पार्ट, मतलब ऑल्सो द जॉब ऑफ अ राइटर। तो मैंने वो कहानी ली और मतलब समझी, सीन लिखा, और फिर मैंने कहा मैं कल आता हूँ। बोले कभी भी आ जा, तेरे कल परसों नरसों। उनको पता है कि सीन टाइम लगेगा लिखने में टाइम तो लगता ही है, तो ठीक है देखते हैं। मैंने दूसरे दिन ही पहुंच गया उनके। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिख के 5 सीन। उन्होंने कहा था ज़्यादा मत लिखना, थोड़ा ही लिख के आना, मुझे समझ में आ जाएगा। मैं गया, 5 सीन लिख के उन्होंने पढ़े, उन्होंने पूरे 5 सीन पढ़े, खुश हुए, देखते रहे, सोचते रहे, फिर से पढ़े। उसके बाद में उनके ऑफिस में कभी आप जाएंगे तो उनके टेबल पे एक घंटी रहती है, अच्छा, और जिसको पुश करते रहते हैं। तो पुश किया तो उनके यहाँ काम करने वाले जी एक सज्जन आए, तो उनसे कहा कि वो कॉफ़ी ले आओ। अकाउंट्स को नहीं, कॉफ़ी वगैरह तो पहले ही आ गई थी। नहीं, उनको बोला अकाउंट्स वाले उनको बुलाओ। तो जो उनके अकाउंटेंट थे वो आए, उनसे बोला इनको 11,000 रुपये का एक चेक दे दो। बोले ये मेरी तरफ से शगुन है, तूने अच्छा लिखा, अब हम थोड़ा सा कहानी पे बैठेंगे, इस पे काम करेंगे। बाद में वही फिल्म जीनियस बनी, जो जीनियस मैंने लिखी। हाँ। तो इस तरह के इंसान है वो। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और कमाल के व्यक्तित्व हैं, पारखी है, बहुत पारखी हैं। और पहले तो मैं पता है उनको क्या समझता था, पहले मैं उनको समझता था पंजाबी, क्योंकि उन्होंने सारी फिल्में सनी देओल, धर्म जी और इन सब के साथ बनाई, गदर वगैरह, तो मुझे लगता था पंजाबी हैं कोई। जब मैं उनके यहाँ पे गया, पता चला, मैंने कहा कोई आएगा एकदम गुस्से में आदमी, गदर बनाने वाला आदमी। वो इतने स्वीट लगे मुझे। और मैंने कहा सर आप कहाँ, हम पंजाब से हो, मतलब जलंधर हो, पटियाला हो, कहाँ, अमृतसर हो? बोले नहीं यार, मैं मथुरा वृंदावन से। अच्छा, पड़ोसी। हाँ। फिर आज तक उनसे मेरा इतना बेहतरीन रिश्ता है। मैं उनके साथ ये 4थी फिल्म कर रहा हूँ, कमाल की फिल्म है, वनवास के बाद में। जी, वनवास तो देख के एक शेर अर्ज किया है, इरशाद, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आपका जो हुस्न है क्या हुस्न होगा ताज का, आप है बेहद हंसी मगर नाम क्या है आपका?
अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को मुस्कान कहते हैं। वनवास लिखते वक्त आपका कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा दिल के करीब रहा आपके? ये वनवास, एक्चुअली मेरे different- और अनिल जी की इमोशन, वो सोच एक ही थे, हम लोग एक ही पेज पे थे। फिर बाद में नाना पाटेकर साहब आ गए, वो भी एक ही पेज पे थे। वो ये था कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना, कभी कभी वही हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं। नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा। और कोई जिससे मोहब्बत आप नहीं करते वो आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं दे सकता। हाँ, तो जब हमें उनसे चोट मिलती है जिनसे हमने सोचा भी नहीं कभी कि ये हमें चोट दे देंगे, और वो कितने अपने होते हैं, और अपने खून से भी अपने जो होते हैं, अगर वो हमको तकलीफ़ दें तो क्या हो। यही एक विचार मन में था, अनिल जी के भी यही चल रहा था। और बाद में नाना सर आ गए, उनके मन में भी यही बात आई कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। और फिर ये थॉट आया कि माँ बाप का कर्म है बच्चों को पालना, माँ बाप का कर्म है बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म है माँ बाप को संभालना। एक थॉट आया, और फिर उस थॉट से वो वनवास की वो इतनी इमोशनल कहानी बनी कि उस कहानी की वजह से मुझे जी सिने अवार्ड्स से बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए नवाजा गया। तो मैं, वनवास एक मेरी एक ऐसा काम है, वैसे तो मेरा क्या मानता, हम सबका एक ऐसा काम है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको जी, कि वो कल्ट बन जाएगा। आप 20 साल बाद भी वनवास की बात कर रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे नहीं यार ये फिल्म है, हमने कमर्शियल सक्सेस भी बहुत पाई, सब कुछ पाया, लेकिन हमने कामयाबी, क्योंकि दिल के करीब सबके थे, सबके दिल सारे के करीब, लोगों के। क्योंकि वो फिल्म देखने के बाद में आप कुछ ऐसा कह जाते हो या ऐसा महसूस करवा देते हो सामने वाले कि वो फिर ये सोचने लगता है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ना, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, बस यही 2 यूनिट तो चल रही है। ये ज़बरदस्त मैसेज भी है इसके साथ। जी जी, आपने देखी है वो फिल्म? जी, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत बहुत। और उत्कर्ष ने कितनी कमाल की एक्टिंग की है, और नाना पाटेकर साहब की एक्टिंग के बारे में तो अगर हम लोग कहें तो वो एफर्टलेस है। यस, सूरज को दिया दिखाना है। और अनिल जी का जो डायरेक्शन है, अनिल जी का डायरेक्शन का तो लोहा मानी चुकी है पब्लिक। मिथुन भाई ने म्यूजिक दिया था, मिथुन अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर सईद कादरी साहब ने आपने उसके लिरिक्स भी लिखे थे? नहीं, उसमें एक गाना मैंने लिखा था, बाकी सारे लिरिक्स सईद कादरी साहब के थे। अच्छा, बहुत ही कमाल के आपने कौन सा लिखा था गाना इसमें? मैंने उसमें लिखा था छबीली के नैना कटीले कटीले, छबीली के नैना कटीले। अरे बहुत बहुत अच्छा, शान भाई। और वो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानता हूँ, किस्मत वाला मानता हूँ, तकदीर वाला मानता हूँ कि मेरे उस गाने में जिन्होंने वॉइस दी अपनी, जिन्होंने अपनी आवाज़ दी, वो नाना पाटेकर हैं और शान है। और आगे अच्छा, स्क्रीन प्ले लिखते वक्त जी, जब आप लिखते हैं तो उसके वक्त ऑडियंस के लिए लिखते हैं या अपने दिल के लिए लिखते हैं आप? देखिए, ऑडियंस के लिए तो बाद में बन जाता है, लिखते हम वो हैं जो हम महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त, अपने दिल, जो मुझे दिल में महसूस होता है। एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, किसी बड़े राइटर ने कही है कि जो इंडिविजुअल है ना, वही यूनिवर्सल है। आपको अच्छा जो लगता है, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी फिर बात। वही इमोशन यूनिवर्सल हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अमेरिका में चल रही है या कोई चीज़ कोरिया में चल रही है, वही चीज़ भारत में भी हिट होने लगती है। वही सेम चीज़ उठा के ले आओ, वो भारत में भी हिट हो जाएगी, इंडिया में भी, वो पाकिस्तान में भी चली जाएगी, नेपाल में भी चली जाएगी, जहाँ पे भी जाएगी वहाँ पे हिट होके आएगी। क्यों? क्योंकि उसका इमोशन सच्चा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। बस फ़कत चलेगी तभी जब उसमें सच्चाई हो, कहानी हो, ओरिजिनलिटी हो, और कुछ भी नई चीज़ होती है, इमोशन, एहसासों की जो सच्चाई होती है ना, वो होनी चाहिए। तो कोई ऐसा सीन आपको याद है, मेरे ख्याल से वनवास का भी शायद हो, कोई ऐसा सीन जो देख के खुद रोना आ गया आपको? बिल्कुल, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है। जी,
वैसे तो मैं कभी रोता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन अक्सर हो जाता है कि कोई सीन जब मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत सच्चे, कोई सीन बहुत सच्चा होता है, किसी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बहुत सच्ची होती है, किसी राइटर की राइटिंग बहुत सच्ची और अच्छी होती है, तो वो आपके सीधे दिल पे एकदम लग जाती है। आपने लिखा और जब आपने देखा उसको, तो फिर बिल्कुल एहसास हुआ, दिल तक पहुंचा वो। जी जी, मैं रोया हूँ। रोना आ गया। मैं वनवास में भी रोया हूँ, जब नाना सर अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। जब मैं लिख रहा था उस वक्त भी मेरी आंखों में नमी थी जब मैंने वो अल्फाज लिखे थे, और जब नाना सर ने परफॉर्म किया मैं तब रोया, आंखों में आंसू आ गए। और वनवास के ही दूसरे सीन में जहाँ पे उत्कर्ष नाना पाटेकर को बोलते हैं कि तुम मरो तो सही, मैं तुम्हारा श्राद्ध करूँगा, वो वाला जो डायलॉग है, मेरे आंसू आ जाते हैं। जिस हिसाब से कहा, एक चोर लड़का जो उनका खुद का लड़का जैसा हो गया, तो वो आता है। और कई फिल्में हैं जहाँ पे मैं बहुत जी भर के रोया हूँ, कभी खुशी कभी गम में भी रोया हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं क्योंकि जब वो इमोशन आया, और कितनी फिल्में हैं वरदा साहनी की, दिलीप साहब की, जो मैंने वीडियो पे देखी, मैं वीडियो पे भी रो पड़ा। जी, है ना, जब दो भाई मिलते थे वापस, एक बंगला बने प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, और जब भाई मिले सब, मैं अवतार में भी रोया। मैं मतलब जहाँ पे इमोशन छू जाता है ना दिल को, वहाँ रो पड़ता चाहे है। आपका लिखा हो या नहीं लिखा। नहीं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ। अब मैंने बात की कई लोगों से, फिल्म मेकर्स से, तो कई लोगों का ये मानना है कि फिल्में इज़ ओनली इंटरटेनमेंट, ओनली इंटरटेनमेंट, मैसेज चला जाए है इंटरटेनमेंट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? दोनों ही है। मैं मानता हूँ वो बहुत गुणी लोग होंगे जिन्होंने ये सब बात बोली है जी। लेकिन मैं उतना गुणी तो नहीं, मगर मैं इतना कहता हूँ कि इंटरटेनमेंट के माध्यम से एक सही, सच्ची और अच्छी बात, मैं पहले दिन से, मतलब जब से मैं आया हूँ, पहले मिनट से मैं बोल रहा हूँ आपसे जी। कि कहानी में सच्चाई नहीं ना, कहानी नहीं चलेगी। डायलॉग में सच्चाई नहीं, डायलॉग नहीं चलेगा। जज्बात आपके सही प्योर नहीं, तो जज्बात भी नहीं चलेंगे। लेकिन जो चीज़ आपके दिल को छुए होगी ही सच्ची, झूठी तभी नहीं छू होनी पाएगी, चाहिए। राइट हाँ, है। बिल्कुल। तो अब जो सच्ची चीज़ होती है वो एरी गैरी नत्थु खैरी तो नहीं हो सकती। वो एक मैसेज भी दे देती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देती है, वो सब अपने आप आ जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंटरटेन द ऑडियंस, इंटरटेनमेंट, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं गालियाँ थोड़ा लिखने लगूंगा, जबकि गालियाँ लिखने वाले आजकल बहुत चल रहे हैं। चलें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी। गालियों में कोई, देखिए गालियाँ बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ गालियाँ देने के लिए गालियाँ लिखी जा रही हैं, वो गलत है। हाँ, अगर सीन की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। हाँ। अगर इंटरटेनमेंट के लिए गालियाँ लिखी जा रही हैं वो ठीक नहीं। आप उसको इस्तेमाल तो करो। जी। आप उस कैरेक्टर को उस लेवल तक तो लाओ। एवं ही गालियाँ दे रहे हो, शौकिया गालियाँ दे रहे हो, ये थोड़ा होता है, ये नहीं होता। आज की फिल्म सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है या सोसाइटी फिल्मों को रिफ्लेक्ट करती है? ये तो इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि जो भी फिल्म होती है वो कहीं ना कहीं से आपके समाज का आईना ही होती है। जो भी चल रहा है, कोई नहीं बिगड़ता फिल्मों से। फिल्में देख के कोई बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई कहानी आई है किसी राइटर के ख्याल में, किसी दिमाग में, किसी डायरेक्टर ने उसे बनाई है, किसी आर्टिस्ट ने उसे परफॉर्म किया है, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने उसे म्यूज़िक से सजाया है, किसी ने उसका बैकग्राउंड दिया है, किसी कैमरामैन ने उसको अपना सिनेमा स्कोप दिया है, वो कहानी इतने लोगों की मेहनत से जो बनी है, वो बिना किसी समाज के, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी तजुर्बे के तो नहीं आई है। वो आई तो यहीं से। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, रिफ्लेक्शन है, जो होता है हम लिखते वही हैं। उसको हम अपनी इमेजिनेशन में ज़रूर डालते हैं, लेकिन उसका मूल या उसकी जड़ तो समाज ही है। यही दुनिया, यही यूनिवर्स। कोई इंडिया की, भारत की ऐसी कहानी जो आपको लगता है कि इस पर फिल्म नहीं बनी है,
इंडिया की कहानी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पर फिल्म नहीं बनी है? जिस पे फिल्में नहीं बनी, मुझे तो लगता है बननी चाहिए। जी। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो कई बार अनिल जी से भी बोल चुका हूँ कि 1947 एक बहुत बड़ा हमारे देश के साथ जी। पार्टीशन बंटवारा, ये जी। उन्होंने गदर बनाई, अभी एक बंटवारा आ रही है सनी देओल साहब की। तो इतने लोगों की कहानियाँ उसमें छुपी हुई हैं, उसमें हुई हैं लोगों के साथ, त्रासदी भी हुई है, किसी के साथ खुशियाँ भी हुई हैं, किसी के साथ बहुत कुछ हुआ है। कम से कम 1947 पार्टीशन के ऊपर कम से कम नहीं तो इस देश में 500 कहानियाँ तो कम से कम बननी ही चाहिए। 500 कहानियाँ सारे एस्पेक्ट्स पे, सारे एस्पेक्ट पे 500 फिल्में तो कम से कम बननी चाहिए। अलग अलग उन कैरेक्टर्स को तलाश हो जिनके साथ वो त्रासदी हुई, जिन्होंने वो बंटवारे को देखा, जिन्होंने उसको जिया, जो उस वक्त में थे। तो अलग अलग एंगल से अलग अलग कैरेक्टर की ज़बानी, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। अगर ये बनेंगे तो हमारे सामने वो पिक्चर क्लियर होगी बहुत सारी, बहुत अच्छा लगेगा और हर एस्पेक्ट से बने। हाँ, और लोग जानेंगे, इन्फॉर्मेशन भी है, बाइज में हो जी, इमोशन भी, जज्बात है जी, कि किसके साथ क्या क्या गुजरी। जैसे मिल्खा सिंह का उन्होंने बनाई थी भाग मिल्खा सिंह, तो भाग मिल्खा भाग, तो उसमें उन्होंने किस तरह से दिखाया था पर्सपेक्टिव। हाँ, गदर में बना गदर 1 गदर 2, किस एक तरह से 1947 अर्थ भी थी। हाँ, अर्थ थी जी। तो ये 5 6 8 फिल्में ही हैं गिनती। अगर आप गिनोगे ना पूरी तो 10 फिल्में होंगी। मुझे लगता है 500 1000 फिल्में होनी चाहिए, क्योंकि बंटवारे का प्रभाव जिन लोगों पे, जिस आबादी पे पड़ा है जी, वो तो करोड़ों में थी। करेक्ट। कम से कम 1-2 करोड़ खुशियाँ तो सिर्फ वही थी कि एक आज़ादी मिल गई, उसके बाद तो बाकी तो बहुत ट्रेजेडी ही थी। तो मुझे लगता है उस पर होनी चाहिए। तो मैं एक वाहिद सा सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई ये भी ऐसे बहुत सारे, मुझे लगता है सम्राट अशोक के ऊपर कहानी नहीं बननी चाहिए। अच्छी कई कहानियाँ, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट देखिए। जिसका अशोक चिन्ह हमारे देश का एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण वो है, तो उनके ऊपर कहानियाँ बननी चाहिए और फिल्में बननी चाहिए, उनके कैरेक्टर, उनके आसपास के लोगों के ऊपर। जो हमारा भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास है उसके ऊपर कहानियाँ और होनी चाहिए, और बहुत इजी गोइंग होने। मैं तो सरकार से कहूँगा कि जब भी कोई फिल्म किसी इतिहास पे बनती हो तो आप उसको एड दो ना, क्योंकि मजबूरी क्या हो जाती है कि जब आप एक कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाने बैठते हैं, कंट्रोवर्सी बहुत हो जाती है। नहीं, एक तो कंट्रोवर्सी तो चलो छोड़िए, एक पैसा बहुत लगता है, पैसा ही बहुत लगता है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है। अब आपको मुश्किल बहुत बड़ा अच्छा, उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट चाहिए, बहुत बड़ा आर्टिस्ट चाहिए, तो बहुत बड़ा पैसा आएगा। वो इतना पैसा हो जाता है कि जिससे मेरे दिमाग में कोई ख्याल भी हो किसी कहानी को बनाने का, तो मैं पीरियड बनाने पे जाऊं तो इतना सारा, फिर अब उसको रिकवर करने के लिए बड़ा आर्टिस्ट चाहिए, बड़ा आर्टिस्ट मिलेगा नहीं, या वो किन शर्तों पे मिलेगा पता नहीं, तो होगा क्या कि वो फिल्म फिजिल आउट हो जाएगी, बन ही नहीं पाएगी। तो जब कोई फिल्म ऐतिहासिक मुद्दे पे हो तो उसको कुछ रियायत मिले सरकार की तरफ से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतिहास का हिस्सा भी बन रही है, लोगों को एजुकेट भी कर रही है, लोगों को बता भी रही है। ये आप एक कमेटी रख दो कि भाई इसमें कुछ ऐसी बात ना हो जिससे कि सोसाइटी पे कोई बैड सोसाइटी पे बैड हो, कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, क्योंकि भारत का जो फैब्रिक है वो तो इंटैक्ट रहना ही चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इसी पर एक सवाल ये है कि बॉलीवुड में असली भारत की आवाज़ क्या कम हो गई है फिल्मों में? नहीं, मैं नहीं मानता। जो लोग हैं अपनी अपनी आवाज़ तो उठाते ही रहते हैं। तो आपको कला होती वही है, आवाज़ उठा देना। तो आपको अपने पसंद का कोई टॉपिक पर फिल्म बनाने का मौका मिले तो क्या बनाएंगे आप? मैं एक बना रहा हूँ फिल्म। अच्छा। मैं बना रहा हूँ, और जैसे अभी एक फिल्म अनिल जी के साथ चल रहा है, मेरी बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत ही एक्शन एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म है। उसके बाद में मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ एज डायरेक्टर जी। एज डायरेक्टर मैं एक फ़िल्म शुरू की है, उसमें सारे नए लोगों को मैंने काम दिया है, बिल्कुल नए। तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है, कहानी कहने का तरीका अलग है, लेकिन बात वही है। नहीं, बात तो वही बात रहेगी। कहने का तरीका अलग है, लेकिन बात ये है कि सच कहो, सच रहो,
एक दूसरे को फरेब मत दो, छल मत करो, प्यार से रहो। अगर जब आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके डेस्परेशन आ जाता है, चाहे वो रिवेंज हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो ज़मीन हो, किसी भी चीज़ को लेके डेंजरस, वो डेस्परेशन जैसे ही आ जाता है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए डेंजरस है। क्योंकि फिर आपका रास्ता, आपका पाथ जो है ना, वो एक नॉर्मल पाथ नहीं रहता, फिर वो आपका पाथ, आपका रास्ता कोई दूसरा हो जाता है, और वो रास्ता आपको कहाँ ले जाएगा आपको खुद पता नहीं। अगर आप बदले की आग से झुलस रहे तो आपका रास्ता बदल गया, आप नॉर्मल नहीं रहे। फिर आप जो लोगे, जो भी कोर्स लोगे, वो आपको एक अलग रास्ते पे लेके जाएगा, जो अच्छा रास्ता तो नहीं होगा। अगर आप पैसे की ग्रीड में, डाह में मरे जा रहे हो, तो वो जो पैसा कमाने के लिए आप जो उल्टे सुलटे जो भी रास्ते इख्तियार करोगे, क्योंकि आपको पैसे की, वो आपके अंदर कोई शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो आप पैसे के लिए कुछ करोगे। आपको नाम की पड़ी हुई है, तो आप कुछ भी करोगे नाम पाने के लिए, उल्टा सीधा ही करोगे। अच्छा इंसान होना ज़रूरी है हर काम के लिए। यस। तो बड़ा सीरियस बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा मैं बीच में कुछ वन वर्ड वाले क्वेश्चंस पूछ लेता बिल्कुल हूँ। पूछिए। स्क्रिप्ट या डायलॉग? स्क्रिप्ट। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? बच्चन साहब ऑब्वियसली। गुलजार या जावेद अख्तर? गुलजार साहब। ओटीटी या थिएटर? थिएटर। फेम या पीस? ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड। पीस। सक्सेस या सेटिस्फैक्शन? ये थोड़ा सा वो है, मुझे सेटिस्फेक्शन लगता है, लेकिन कई लोगों को सक्सेस लगता है। मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग टू डू विद। मैं एक डायलॉग मैंने कहीं पे पढ़ा था, बहुत थ्री अच्छा इडियट dialogue। वाला? नहीं, मुझे एक अलग मैंने कामयाब इंसान बहुत देखे हैं, खुश नहीं देखे। सेटिस्फाइड होगा तभी खुश होगा। कामयाब बहुत देखे हैं, बहुत कामयाब देखे हैं मैंने। इतने बड़े बड़े कामयाब इंसान देखे हैं कि यू कैन इमेजिन कि मैं कितने बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने कामयाब देखे हैं, लेकिन खुश नहीं देखे। सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट। कंप्लीट द सेंटेंस। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसके कंप्लीट कर दीजिए उसको, रिक्त please। स्थान की पूर्ति कीजिए, ये मैं बचपन में करता था। सभी लोग आपने फिर से करते करवा दिया। थे। तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा मिथ है? ये कि बॉलीवुड बिगाड़ता है। बॉलीवुड इंटरटेन करता है, बॉलीवुड आपको सही मैसेज देता है। एक राइटर को कभी नहीं करना चाहिए, कॉपी। इंस्पिरेशन हो जानी चाहिए। हाँ, प्रेरणा। मैं आज भी सपना देखता हूँ। कुछ बेहतर करने का, रोज कुछ बेहतर करने का। अगर राइटर नहीं होता तो? मैं राइटर ही था, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बनने की कोशिश कर ली। मैं पहले आईएएस की परीक्षा दूंगा, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर जब मैं कुछ नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि बनना तो ये था, आना तो यहाँ था। राइटर तो आप बचपन से थे। हाँ, वो ऐसे बचपन से थे, लेकिन वो हम सोचते ही नहीं है। अब आप सोचो कि किस तरह का निरा आदमी है ये, किस तरह की बात कर रहा है, मगर बड़ी अजीब सी ही बात सही, मगर ये सही है कि हमारे उस तरफ जो है, पहले आपको 25 जॉब पहले ही दे दिए जाते हैं। आप बाद में सोचते हो कि आपको बनना क्या है। अच्छा, ऑस्कर विनिंग फिल्म लिखना या लोगों के दिल में रहने वाली फिल्म? लोगों के दिल में रहने वाली फिल्म। अच्छा, 100 करोड़ की फिल्म या टाइमलेस फिल्म? टाइमलेस फिल्म। स्टारडम या क्रिएटिव फ्रीडम? क्रिएटिव फ्रीडम, देखिए स्टारडम तो मिल ही जाएगा। क्रिएटिव फ्रीडम होगी तो स्टारडम तक पहुंच जाओगे। एआई के साथ लिखना या अकेले लिखना? अकेले लिखना। अभी तक मेरे वो नहीं, अभी आपने कहा था कि असिस्टेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया असिस्टेंट है, लेकिन एआई के साथ लिखता नहीं हूँ। अभी मेरे दिन नहीं है, मेरी अभी भगवान ने मेमोरी बढ़िया दे रखी है, मस्त है। अच्छा, पहले सवाल था ना हमारा कि आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो आपका कैरेक्टर कौन सा होगा उसमें? हीरो रहेंगे आप? यस, इंसान अपनी कहानी का हीरो खुद होता है। तो अगर बना दे कोई, अच्छा है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ महान नहीं कर दिया कि मेरे ऊपर कोई फिल्म बनाएगा, लेकिन अरे आप ही बना सकते हैं। अरे नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा। बात कोई और बनाए। आप कुछ ऐसा कुछ मकाम रच के जाओ कि लोग कहें कि नहीं यार, ये थे राज कपूर साहब, उन पे फिल्म बननी चाहिए। वो थे महादेवी वर्मा, वो थी महादेवी वर्मा, उन पे फिल्म बननी चाहिए। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन पे फिल्म बननी चाहिए। वो थे अब्दुल कलाम, जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। वो थे शायर साहब, जिनके ऊपर फिल्म, वो थे बख्शी, जिनके ऊपर हम नहीं, आप तो उसी लाइन में हैं आप भी।
नहीं साहब, अभी तो मुझे नहीं लगता। एक लाइन जो हर स्ट्रगलिंग राइटर को आप कहना चाहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, रियाज करिए रोज़, बहुत लिखिए, बहुत सोचिए, बहुत अच्छा करिए, अपनी कला में पारंगत होइए और हौसला मत जाने दीजिए, हिम्मत रखिए हमेशा, क्योंकि वो वक्त आ ही जाएगा, वो वक्त आपको बुला लिया जाएगा, आप कर लेंगे, आपसे हो जाएगा। अच्छा, आपकी नज़र में कहानी की असली ताकत क्या होती है? इमोशन, सच्चाई। जो आपने पहले भी बताई। जी। आज के बाद लोग सुनील सरवरिया को किस नज़रिए से याद करेंगे? आज के बाद अभी तक हो गया। हाँ, एक मुझे एक वो सच्चा अच्छा कलाकार के रूप में याद करें, ये मेरी ख्वाहिश है। एक सच्चा, एक अच्छा इंसान के तौर पे याद करें, ये मेरी ख्वाहिश है। आखिर में ज़िंदगी को एक डायलॉग में अगर आप बताना चाहें तो डायलॉग क्या होगा? कमाल की बात है। बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे सोचने पे। ज़िंदगी को एक लाइन में समअप करने की अगर आप बात कहते हैं, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये देखो, अपनी लाइंस भी नहीं मिली मुझे। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कहानी जिसकी कहानी अच्छी होती ना, ज़िंदगी उसे याद। तेरी कौन है? तेरी मतलब जनता। अच्छा, मेरी आपकी, मतलब आपकी जिंदगी और कुछ भी नहीं, आपकी दुनिया और मेरी की कहानी है जी। ये जब तक, देखिए क्या होता है, सिर्फ मेरा चलेगा तो कंप्लीट कहानी नहीं बनेगी जी। आपकी, देखो हम लोग पैरेलल लाइफ जीते हैं, आप हैं, मैं हूं, तो एक जिंदगी है। बिल्कुल सही। आपकी और हमारी सोशल लाइफ है। एक दूसरे की जिंदगी कैसे चल रही है, वो किस तरह से मिलेंगे, हम लोगों को ऐसे मिलना था, यही तो है। ये बड़ी गहरी लाइन है। तेरी मेरी मतलब आपकी मेरी, आपके साथ मेरी और मेरे साथ आपकी, यही पूरी दुनिया पर रूल लागू कर दो, तो ये अच्छा, है जिंदगी। आखिरी सवाल तो हो गया, लेकिन मेरे जहन में एक बात और आ रही है कि कोई भी कहानी शुरू करते हैं आप लिखना, तो राइटर, डायरेक्टर ने भी आपको बताया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कुछ बोला, तो कोई कैरेक्टर सामने आता है, उससे एलोबरेट करते हुए पूरी कहानी लिखते हैं, या एक मैसेज कहानी का होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, उस पर फिर कैरेक्टराइजेशन करके सब आगे बढ़ाते हैं आप? देखिए, कहानी लिखने के कई तरीके हैं, किताबों में भी लिखे हैं, सबने बताया, सबका अपना अपना एक अलग तरीका है कि वो कैसे लिखता है। किसी ने कहा कि यार मेरे को एक फिल्म बनानी है, रोमांटिक कहानी लिख दो। मुझे एक फिल्म बनानी है, एक एक्शन की कहानी लिख दो। मुझे एक फिल्म बनानी है, एक हॉरर की कहानी लिख दो। जो भी अपने साथ जो 9 रस हैं, उन 9 रसों में एक। तो हर राइटर का अपना एक अलग तरीका होता है कि वो पहले कैरेक्टर बुनता है, फिर प्लॉट ढूंढता है। कोई पहले प्लॉट, कहानी का जो सेंट्रल आइडिया, जिसको हम बोलते हैं 2 लाइन्स, हाँ, 1 लाइन में, 1 लाइन, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी जी, केंद्रीय, क्या बोलते हैं, केंद्र सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। हाँ, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल आइडिया बोला जाता है। हम जब पढ़ते थे तब भी हमको सेंट्रल आइडिया बताते थे। अच्छा, इस कहानी का मर्म क्या है, सार क्या है, पहले वो सार, आप कहना क्या चाहते हो, मतलब आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कहानी कहनी है जी। ये 1 लाइन है कि रहमान साहब मुंबई से इलाहाबाद गए, ये कहानी, ये हमने कह लिया। अब वो कैसे गए, फ्लाइट से गए, ट्रेन से गए, इससे गए, रास्ते में कौन क्या मिला, हुआ, क्या हुआ, कैरेक्टर मिले, ये हुआ, वो हुआ, वो जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो हम लोग पहले उस कहानी का एक नया सा 1 लाइन थीम सोच लेते हैं। थीम सोचते हैं कि भाई ये कहानी है मेरी। कोई लोग पूरी कहानी, कुछ लोग जागरूक होके, सतर्क रह के और उसको जी के लिखते हैं। कुछ लोग बाद में जीते हैं, पहले उसको थॉट वाइज सोच लेते हैं। तो वो सबका अपना अपना एक तरीका है। और कोई अपना आखिर में कुछ शेर सुनाना चाहेंगे, आपका लिखा हुआ गाना कोई सुनाना चाहेंगे?
गाना गुनगुनाने की तासीर तो भगवान ने आपको दी है। ज़रा आप सुनाएं, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। मैं कौन सा गाना सुनाऊंगा? कोई सा भी गाना सुना दीजिए कि आपने कोई कभी गज़ल कही हो, कोई कोई गीत कहा हो तो वो नहीं, गुनगुना मुझे एक बड़ा अच्छा शेर लगता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। दीजिए। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है, ये तो मेरा फेवरेट है। मैं आपको मैं थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का हूँ। ये भी रोमांटिक ही है। हाँ, मुझे इसलिए तो मैंने बोला तो मुझे इस तरह की बातें बड़ी जल्दी समझ में आती है। अब ये तो इतने बड़े शायर का शेर है कि मैं मोमिन खां मोमिन हाँ, का। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर कुछ चंद अशार मैं आपको पेश करता हूँ कि मेरी गज़ल के जैसी है, वाह, मेरी गज़ल की जैसी गज़ल है। के जैसी है, मत पूछो वो कैसी है। मेरी गज़ल के जबरदस्त जैसी जबरदस्त है, जबरदस्त, वाह वाह वाह। मत पूछो वो कैसी है। खोया खोया मैं रहता हूँ, वो भी मेरे जैसी है। खोया खोया मैं रहता हूँ, वो भी मेरे जैसी है, मत पूछो वो कैसी है। और एक शेर इसका और बताता हूँ कि फलक नहीं है वो झूठा सा, सच्चा संगम जैसी है, मत पूछो वो कैसी। आप संगम के शहर से आते हो। इसका एक अशार और है कि वो कह दे। ये इस शेर के लिए मैंने आपको ये सुनाई थी कि मेरी गज़ल की जैसी है, मत पूछो वो कैसी है। खोया खोया मैं रहता हूँ, वो भी मेरी जैसी है। मेरी जैसी है। फलक नहीं है वो झूठा सा, सच्चा संगम जैसी है। और वो कह दे तो मर जाऊँ, वो कह दे तो मर जाऊँ, हर बात मानने जैसी है, मत पूछो वो कैसी है। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और आप से बात करते में दिखाई पड़ा कि एक राइटर को अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी अलग वो सवालात पूछे जो मेरे ख्याल से मुझसे इस तरह के सवालात कोई करता नहीं है। वो फिल्मों के ही सवाल वो फिल्मों करते के हिसाब से करते हैं। और लेकिन बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और बहुत जल्द चलिए, बहुत जल्द फिर से बात करते हैं। या थैंक यू। थैंक यू। हर कहानी का एक अंजाम होता है, लेकिन कुछ मुलाकातें अंजाम नहीं, एक नया नज़रिया देती हैं। सुनील जी, आपने सिर्फ बात ही नहीं की, बल्कि दिल के कई दरवाजे खोल दिए। नज़रिया की इस महफिल में तशरीफ़ लाने के लिए दिल से शुक्रिया। मैं हूँ अता रहमान। फिर मिलेंगे एक नए शख्स, एक नए फ़िक्र और एक नए नज़रिए के साथ। खुदा हाफिज़।